मित्रों और मेरे बहुत प्रिय दोस्तों, और ये एक ऐसा अवसर है मेरे लिए। इस अवसर पर मुझे दो तीन बातें सबसे पहले कह देनी चाहिए। एक तो ये कि ऐसे कम अनुष्ठानों में मैं जाता हूँ जहाँ इतने अपरिचित लोग हों। इस अर्थ में हम लोग परिचय को समझते हैं, और फिर भी ऐसा लगे कि सभी लोग मेरे मित्र हैं। मैं इनमें से अधिकांश लोगों से पहली बार एक तरह से मिल रहा हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घनिष्ठतम मित्रों में से एक देवेंद्र जी ने ही सबसे क्रिटिकल बातें कही। इतना सदैव वातावरण है, ये कम नसीब होता है, और मैं इस बात के लिए अभिभूत हूँ कि आपने इसको ऐसे देखा। देखिए मित्रों, कहने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है, लेकिन इस समय इस माहौल में जिस तरह से आप लोगों ने इस किताब को देखा और इस बहाने एक ऐसी बातचीत की शुरुआत की जिससे कि हमारे सरोकार आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैं सोचना चाहता हूँ, जिस तरफ मैं जाना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस तरफ बहुत सुंदर तरीके से इशारा किया। उपन्यास के बहाने आपने जो विचार यहाँ उपस्थित किए, वो सभी मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा, मेरा उद्देश्य जो था उसी तरफ जाने का। इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने जिस तरफ इशारा किया और जिस उद्देश्य से ये उपन्यास लिखा गया, दोनों मिल रहे हैं। तो बहुत क्रिटिकल डायलॉग की संभावना यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कम से कम इस माहौल में। मैं कुछ बातें कहना चाहता था। सबसे पहले तो एक बात मैं कह दूँ कि मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं नेत्रहाट में पढ़ूँ, और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। आप पढ़ते हैं तो मानंद जी खुश होते हैं। इंटरव्यू में छड़ गया। तो मेरे पिताजी आज भी मुझे कहते हैं कि एक ही चीज़ तुम सब, बाकी सब तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत नहीं, लेकिन नेत्रहाट में खैर पढ़ता तो इन महानुभावों की तरह जो है मैं भी कुशल होता, और कुशल होता शायद। बहरहाल एक बात बार बार लोग पूछते रहे मुझसे, ये तो तुमने चिरकुट क्यों रखा और नाम रखा, और दूसरा इसने दिलीप कौन है और दिलीप क्यों नहीं रखा तुमने। अब ये दोनों सवाल का उत्तर देना मेरे लिए बड़ा कठिन है। एक तो दिलीप मेरा बहुत ही प्रिय नाम है, कई कारणों से। बलराज साहनी मेरे बहुत प्रिय अभिनेता, तो मैंने एक जगह किसी बहाने पर जिक्र भी किया है। मैं दिलीप और बलराज में आज तक चुनाव नहीं कर पाया कि कौन मुझे ज़्यादा प्रिय है, तो मैंने उन दोनों को जोड़ दिया है। इसका नाम है दिलीप बलराज। इसका प्रसंग आया है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह का सुखद अनुभव इस समय हो रहा है कि मैं इसको कहते हैं ना कि एकदम एक तरह से ऊर्जा से भर जाना, ऐसी स्थिति में आ गया हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी में लिखा पढ़ा नहीं जा सकता और हिंदी को सोचने वाले लोग नहीं हैं, आप कुछ भी लिखे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, और विचार करना तो दूर की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मनीष जी ने इस तरफ इशारा किया था शुरू में, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नए तरीके से सोचने का समय आया है हिंदी में। थोड़ी देरी से आ रहा है, लेकिन आया है समय। और ऐसे समय में नए तरीके से सोचने का अर्थ क्या होता है, इस पर खुली बहस होनी चाहिए। क्या हम नए समय की नई चुनौतियों को नई तरीके से सोचने की सचमुच जिम्मेदारी को समझते हैं? और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आत्मपरिष्कार, सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। कहते सब ये कि हम लोग क्रिटिकल होना चाहते हैं, लेकिन क्रिटिकलिटी की शुरुआत हमेशा दूसरे से होती है, और अपना उसमें सेल्फ जो है बचा के रखने की कोशिश होती है। मुझे लगता है कि यहाँ से क्रिटिकलिटी की शुरुआत नहीं हो सकती। नई शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ से कि आप खुद से अपनी बात शुरू करें। किसी को एक्सपोज करने के पहले खुद को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि हिंदी में मॉडर्न सेल्फ को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस उपन्यास में जाति का प्रसंग भी लाऊं। प्रसंग आया है जिसमें कि वो हॉस्टल में ओबीसी होने के कारण प्रताड़ित होता है, और वो प्रताड़ना कितनी गहरी होती है इसके कुछ संकेत भर उसमें दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बहुत कष्टदायक वो स्थिति हो सकती थी, इसकी तरफ जाया जा सकता, लेकिन वो उधर नहीं है। क्योंकि मेरा प्रधान उद्देश्य ये है कि
पाठक के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि ये बात, इस बात को मैं समझा सकूं लोगों को कि हिंदी में पाठक नहीं ये लोग कहते हैं। और मैं हर आदमी को देखता था कि रानू का उपन्यास पढ़े यार, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, रानू का उपन्यास, प्रेम वाजपेयी उपन्यासकार हुआ करते थे, गुलशन नंदा को पढ़ते थे, खूब मजे से पढ़ते थे। तो मैं कहता था कि ये लोग ये पढ़ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ना चाहते या पढ़ सकते हैं जो हम पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरी एक इच्छा ये भी रहती थी कि एक दोनों में कुछ इस तरह का फ्यूजन किया जाए जिसमें हम अपनी बात कह सकें और फॉर्म में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। तो पहला उपन्यास जो मैंने लिखा हारिल, वो बहुत मजा आया। लगभग सबने ये कहा कि बहुत मजा आया, एक सिटिंग में पढ़ा। कम से कम, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगेगी, 500 लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी, जिसमें से 300 साढ़े 300 लोग ऐसे जिनको मैं नहीं जानता और वो मुझे पहले से नहीं जानते। सिर्फ इसलिए कि भाषा को इस तरह से रखा गया था, उसमें बात को इस तरह से रखा गया था कि लोग उसको पढ़ लें और पढ़ के उस जगह तक वो पहुँच भी रहे थे जिस जगह तक मैं उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। और मैं एक बात आपको बताऊँ कि जब भी कोई लिखता है और ये भाव लेके लिखे कि मैं गाइड कर रहा हूँ लोगों को, तो वो संभवतः वहीं से गड़बड़ी कर रहा है। हम एक संवाद की स्थिति बनाना चाहते हैं और संवाद की स्थिति तभी बनती है जब हम ये मान के चलें कि शुरुआत भले ही हमसे हो रही हो, लेकिन हम बहुत सारे लोगों से संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे सभी वक्ता हूँ, मैं मेरे लिए बहुत कठिन होगा ये मुझसे पूछे कि किसने सबसे अच्छा कहा। मैं सचमुच मैं ये बात ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जिस तरह से शुरुआत हुई, अल्पना जी ने जो उसको डायमेंशन दिया, हालांकि जो क्रिटिकल नोट उन्होंने दिया वो मैं उसको बहुत दिनों तक याद रखूँगा, क्योंकि वो उनकी ऐसी बात है जो मेरी पत्नी रूपा गुप्ता, कुछ लोग आप लोग जानते होंगे, CIL की पढ़ी हुई है रूपा गुप्ता, वो कहती है कि तुम स्त्रियों के प्रति इतने क्रिटिकल क्यों हो जाते हो और स्त्रियों को तुम कभी नहीं समझ सकते, तुम कभी बड़े अच्छे राइटर नहीं बन सकते, तो स्त्री के बारे में तुम ऐसी बात कैसे कर सकते। और जिसकी मेरा बचाव किया है इसमें मित्रों ने कहा कि नहीं भाई, जितनी दूर तक दिलीप देख सकता था उतनी दूर तक ही वो गया है, इस तरह से बचाव किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एक बहुत बड़े साइंस के आदमी हुए हैं बर्नार्ड, उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मकथा, मेरी बायोग्राफी लिखने के लिए 3 रंगों का व्यवहार जरूरी है, लाल, ब्लू और पिंक। लाल मेरी राजनीति को समझने के लिए, ब्लू साइंस मेरे कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए, और पिंक सेक्सुअलिटी। ये जो 3 रंग होते हैं, इन 3 रंगों के साथ ही हमारा जीवन है। और इन 3 रंगों के साथ कभी अगर कोई आ रहा होता है तो उसका आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करें कि सेक्सुअलिटी जो है वो भी उस पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है, और उसका जो काम है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, वो उसके रेवोल्यूशन से और उसकी सेक्सुअलिटी तीनों से जुड़ा हुआ है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि इसमें से किसी को प्रायोरिटाइज ना किया जाए। मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स जो है और हमारी सेक्सुअलिटी जो है और हमारा जो काम है, हमारा जो जिस विधा से हम जुड़े हुए हैं, तो तीनों चीज़ें एकदम अंतर्गुंफित हैं, एक दूसरे से बहुत ही डेलिकेटली जुड़ी हुई है। हिंदी में एक रिवाज है जो मैं देख रहा हूँ, तो सेक्सुअलिटी का नाम का प्रसंग आते ही बहुत ही सावधान, बहुत ही कॉन्शियस, और मैं अगर इस्तेमाल करने की अनुमति चाहूँ, कॉन्स्टिपेटेड ऐसा कुछ हो जाता है। मैं बहुत दुख से इस बात को कह रहा हूँ, और इस बात का इसलिए भी ज़रूरी है कि अब जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, जिस दौर में हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पर इसी जगह पर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होना चाहिए। और ये रेवोल्यूशन जो है हमको सोसाइटी से अलग नहीं कर रहा है, बल्कि सोसाइटी के संग जोड़ रहा है। और ये जो जुड़ाव है वो सेक्सुअलिटी के रेवोल्यूशन के संग कितना इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है, इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण, पुस्तक की चर्चा मनिंदर जी ने की, विजेट की चर्चा उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत सही जगह पे की है। विजेट की किताबों से आप में से बहुत सारे लोग परिचित हैं। मैं यहाँ नीलाद्री और प्रतिम जैसे लोग, मित्रों का जो खास करके आभारी हूँ कि वो लोग यहाँ आए। रमेश मुखर्जी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सभी वो लोग हैं जो देवेंद्र जी के साथ ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में काम करते करते अचानक जो है मैं उपन्यास क्यों लिखने लग रहा।
और ये उपन्यास लिखना यकीन तौर पर कहता हूँ कि ये उपन्यास लिखना मेरे हिस्ट्री के काम को ही आगे बढ़ा रहा है। मैंने कम्युनलिज्म पर बहुत लंबे समय तक काम किया और वो किताब अंग्रेजी में आई, बहुत प्रशंसा उसकी हुई, बहुत सारे अच्छे जर्नल्स ने उसकी रिव्यू छपी, लेकिन मुझे कोई संतोष नहीं मिला, इसलिए कि बहुत ही इनलाइटेड पाठकों ने पढ़ा, सराहा और जिसके साथ में जुड़ना चाहता था उन लोगों ने लेकिन उसको नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैं उपन्यास लिखता हूँ तो एक बहुत बड़ा पाठक समूह जो है वो मेरे से जुड़ जाता है। 1857 पर जब मेरी किताब आई, देवेन जी और बद्रीनारायण जी के साथ मिलकर के हमने काम किया, उस किताब की जितनी समीक्षाएं हुई, जितने सारे लोगों ने उसको पढ़ा, इस तरह की रिस्पॉन्स उनको मिले, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि आखिरकार हम लोगों को किस भाषा में और कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुँचानी है। तो मुझे ये बात कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरा अपना अनुभव ये कह रहा है और मैं एकदम विश्वास के साथ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी भाषा में समाज विज्ञान संभावना नहीं निश्चित है और इसी में भविष्य है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये मत समझिए कि मैं चूंकि हिंदी ऑडियंस में हूँ तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसलिए हम लोगों के सरोकार एक जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये बात जानता हूँ, विश्वासपूर्वक आपके सामने कहता हूँ कि जब आप ऐसा माहौल पैदा करेंगे जहाँ की आपके लिए बात को कहा जाना और एक तरह संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा, हर भाषा की अपनी संभावनाएं पैदा होंगी। दीपेश चक्रवर्ती और तमाम लोग जो बंगला में लिख रहे हैं, आप पढ़ करके देखिए उनको, पोस्ट कॉलोनिज्म की जो बात हो रही थी, मैं ये मानता हूँ, यहाँ भी बोलते हुए मैं बिखर रहा हूँ और मैं जानबूझ के बिखरना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिखराव में ही मुझे लगता है हम असली संवाद पैदा कर सकते हैं। और ये बिखराव उस अर्थ में बिखराव नहीं है जिस अर्थ में बिखराव को समझा जाता है। बिखराव अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ और कन्फ्यूजन जो है वो सबसे अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ। जो जितना कन्फ्यूज होगा मेरे लिए वो बहुत उतनी ही ज़्यादा उसमें संभावनाएं मुझे दिखाई देती। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बंगाली मेधा है, बंगाली मेधा के बारे में कोई जनरलाइजेशन मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनके बीच में रहता हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और मुझे ये लगता है कि दीपेश चक्रवर्ती इत्यादि लोगों ने वैचारिक रूप में जहाँ भी जैसा भी हस्तक्षेप किया है, उसकी जो भी भूमिका रही है, उसका जैसा विश्लेषण किया जा रहा हो, लेकिन बंगला में जो लोग लिख रहे हैं और जिस तरह से उनको लिया जा रहा है, उससे हिंदी को सबक लेना चाहिए और निश्चित रूप से हिंदी में समाज विज्ञान की कोशिशें होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हिंदी में समाज विज्ञान संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो लोग पढ़ते नहीं, लेकिन इसके लिए दोष कुछ लेखकों का भी होता है, क्योंकि वो उस भाषा को आप हिंदी में, मेरा ये अनुभव है कि हिंदी में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसमें हिंदी के अनुरूप जो भाषा बननी चाहिए वो नहीं बन रही। मैं उदाहरण समय होता तो मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता कि हिंदी में जब आप लिख रहे होते इतिहास की बात या दूसरे समाज विज्ञान की बात, तो हिंदी में ठीक वैसे ही नहीं लिखा जाना चाहिए जैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है और सामान्यतः ये असुविधा होती है और ये इस असुविधा की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं उपन्यास की तरफ लौटता हूँ। बड़ी अच्छी बात, मैं एक के सभी विद्वानों पर चर्चा नहीं करूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं चर्चा करने लगूँगा तो घंटा भर लग जाएगा। अल्पना जी ने तो चमत्कृत कर दिया मुझे, मैं उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। विभाष जी ने, मैं क्या कहूँ, मतलब स्पीचलेस कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी तरह से जिसको कहते हैं ठोकना एक शब्द होता है, बंगला में ठोक जाता है, उस ठुकाई के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ। सबसे अंतिम वक्ता ने जो ठुकाई की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मत मानिए कि ठुकाई तो मैं किसी निगेटिव अर्थ में कह रहा हूँ। ये जो संवाद हम लोग का चल रहा है वो इतना बढ़िया संवाद है कि इससे मुझे 2-3 बातें समझ में लगी। सुर में ठोका जाता है तो संगीत बन जाता है। मतलब है कि उन्होंने जो प्रसंग रखा कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनने वाले साधु लोग थे और जो दूसरे तरह के साधु लोग थे उसका फर्क है। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने ये सोचा था कि उस तरह के साधुओं पर ही मैं जाऊँ। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। विलियम पिंच बोल करके एक इतिहासकार है जिन्होंने साधु संतों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लिखा है। विलियम पिंच ने दिखाया है कि यहाँ के जो साधु लोग हैं वो कमंडलधारी नहीं थे, वो शस्त्रधारी थे मूलतः।
और शस्त्र धारण करते थे और सामाजिक लड़ाइयाँ वो लड़ते थे। ये लोग जो लोग 1857 से परिचित हैं जानते होंगे, और भी बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, यहाँ इतिहास के और विद्यार्थी लोग बैठे हुए बताएंगे कि ये जो बाबा लोग हैं जो ध्यान मार्ग और पता नहीं क्या क्या मार्ग निकाले हुए हैं, ये मुझे लगता है कि पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, ये जो बापू जी लोग यहाँ वहाँ से निकल आए हैं, ये लोग दरअसल फासिस्ट